सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल ओजोन क्लासेस। मैं हूं आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद द चैप्टर पॉलीमर्स इन वन शॉट। सो यस्टरडे आई मेड अ वीडियो फॉर यू गाइस जिसमें मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया था इन वन शॉट। नाउ इट्स टाइम फॉर द पॉलीमर्स चैप्टर टू बी डन एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं और कुछ एडिशनल मटेरियल भी आपको बताया जाएगा विच इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और उतना ही सपोर्ट करें जितना आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को किया है। ऑलराइट, सो इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स देन यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग मुझे मेरे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हो। आई एम क्वाइट एक्टिव ऑन टेलीग्राम, सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप नेम्ड एज ओजोन क्लासेस एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट माई इंस्टाग्राम हैंडल विपिन शर्मा बायोलॉजी। मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ब्रो कोड, मैंने नाम चेंज कर दिया है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। द लिंक्स आर प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ अमेजिंग स्टफ ऑन बोथ दीज चैनल्स. Now let's talk about polymers. Firstly, whenever we talk about any chapter, we always used to start from the definition itself. So what are polymers? Poly का मतलब होता है दोस्तों many and mers का मतलब होता है units. It means that these are the important chemicals which are formed by the repetition of some units. और ये जो यूनिट्स होती हैं दोस्तों जो अपने आप को रिपीट कर करके पॉलीमर्स बनाती हैं, उन रिपीटिंग यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं मोनोमर्स। अब नाम में ही सब कुछ है। मोनो का मतलब है सिंगल एंड मर का मतलब है यूनिट, यानी दिस इज द सिंगल यूनिट विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ टू फॉर्म अ पॉलीमर. Okay, I hope the definition is clear. So the monomers are obviously having less molecular weight. इनका जो molecular weight होता है दोस्तों काफी कम होता है because they are single unit only. But when they used to make polymers, they can be aggregated in a lot of numbers. समझ लीजिए, आप अगर बात करते हो पॉलीथीन की, so polythene is a polymer, you know about it. इसके नाम में ही है पॉली इथीन, यानी बहुत सारी इथीन यूनिट्स यहां पर जुड़ी होंगी. So what you are going to do, you are going to combine a lot of ethene molecules together so that they can make a polythene polymer. Okay, so ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों जहां पर काफी सारे मोनोमर्स जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं, इसको आप लोग बोलते हो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. And this polymerization reaction can be of different types. Okay, it can be addition polymerization जहां पर एक के बाद एक मोनोमर जुड़ता ही रहता है, एंड द सेकेंड वन कैन बी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जहां पे अलग अलग मोनोमर्स आपस में कंडेंस हो जाते हैं. सो इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज द आइडियल डेफिनेशन? दैट पॉलीमर्स आर द इंपॉर्टेंट केमिकल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स. जो मोनोमर्स होते हैं ये बार बार रिपीटिशन से बार बार पॉलीमराइज होकर पॉलीमर्स बना देते हैं, और इन पॉलीमर्स का ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ये काफी हाई होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ मोनोमर्स. दिस इज समथिंग दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. ये तो जाहिर सी सोचने की बात है. ओके, सो एग्जांपल अगर आप पॉलीमर का लें तो आप लगा सकते हैं सबसे सिंपल एग्जांपल को कंसिडरेशन में, दैट इज योर पॉलीइथीन. अब पॉलीथीन में क्या है? दिस इज द इथीन मॉलिक्यूल. ओके, मिथ इथ से अगर आप अपना नॉमेनक्लेचर करें, देन इथीन मीन्स 2 कार्बन का कंपाउंड, एंड इन का मतलब होता है दोस्तों यहां पर आपका अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी, वो भी एक डबल बॉन्ड. सो यहां पर 2 कार्बन हैं और बीच में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. दिस इज द इथीन मॉलिक्यूल. सो जब आप n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स को जोड़ेंगे तो ये आपके इस तरीके से जुड़ जाएंगे n नंबर्स में. ओके, सो यहां पर जो n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ये इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, and that's why they are the monomers. And here these n number of units are aggregated and that's why it forms a single molecule. ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें काफी सारी मोनोमर यूनिट्स जुड़ी हुई हैं. तो ये जो सिंगल मॉलिक्यूल है इसको आप लोग बोलेंगे अ पॉलीमर. ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट कार्बन यहां पर कितने बॉन्ड्स बना रहा है? ऑब्वियसली इफ इट नीड टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी, 4 बॉन्ड्स बनाएगा. सो कार्बन क्या कर रहा है? 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स, और 2 बॉन्ड जो है इसने दूसरे कार्बन के साथ बना लिए. दिस इज इथीन. सो दिस कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स और 5 ये बना नहीं सकता. लेकिन जब आप इसे पॉलीमर में कन्वर्ट करोगे, इट
नीड टू बॉन्ड विद सम अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। समझ लो ये एक इथीन मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमर कब बनाएगा, जब ये एक और इथीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करे, लेकिन इसने तो अपने चारों के चारों बॉन्ड बना लिए हैं। तो अब ये क्या होगा, दिस अनसैचुरेटेड बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सैचुरेटेड बॉन्ड। सो अब कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं यहां पर, 2 तो हाइड्रोजन के साथ और एक आपका सिंपल सिंगल बॉन्ड। सो यहां पर अब कार्बन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है। सो ये जो चौथा वाला बॉन्ड है दोस्तों, ये दूसरे इथीन मॉलिक्यूल के साथ बना सकता है। सो इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर। यहां पर मैं चीजों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दीज थिंग्स आर डिफरेंट इन केस ऑफ लो डेंसिटी पॉलिथीन एंड दे आर इवन मोर डिफरेंट इन केस ऑफ हाई डेंसिटी पॉलिथीन, जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जब आप लो डेंसिटी पॉलिथीन बनाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास। लेकिन जब आप हाई डेंसिटी पॉलिथीन बनाते हो तो 5 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने पर भी आपका काम हो जाता है। सो द कंडीशंस आर डिफरेंट। You need to mention over here whether it is a low density polythene or it is a high density polythene, तब आप इस क्वेश्चन को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। So you need to mention and justify each and everything over here. Alright, now let's proceed in the chapter. पॉलीमर्स को आप लोग अलग अलग वे में क्लासिफाई कर सकते हो। सो व्हेन इट कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, यहां पर अलग अलग क्राइटेरिया ले सकते हो आप लोग। पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इट मींस दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट पॉलीमर। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके नेचुरल पॉलीमर्स, जो कि आपके नेचर में पाए ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन योर बॉडी, इन प्लांट्स, व्हाट आर द पॉलीमर्स दैट यू हैव सीन इन प्लांट्स? सेल्यूलोज। कल हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था दैट सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। सो ऑब्वियसली ये प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, सो इट इज गोइंग टू बी अ पॉलीमर जो कि बीटा डी ग्लूकोज की रिपीटेटिव यूनिट से बना हुआ है एंड इट इज नेचुरल, बिकॉज ये प्लांट और एनिमल्स में नेचुरली पाया जाता है। ओके, सेल्यूलोज की बात नहीं कर रहा, नेचुरल पॉलीमर्स की बात कर रहा हूं। सेल्यूलोज इज स्पेसिफिक टू द प्लांट्स ओनली, इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स। ओके, सिमिलरली आपका स्टार्च हो सकता है, विच इज द कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज फॉर्म है इन केस ऑफ प्लांट, इट इज स्टार्च। इट कैन बी ग्लाइकोजन विच इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ शुगर्स इन केस ऑफ एनिमल्स। सो एनिमल में जो ग्लूकोज स्टोर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फॉर्म्ड अप ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। इसके अलावा अगर आप प्रोटीन्स देखें, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में मेंशन कर रखे हैं, तो प्रोटीन्स भी जो है 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। सो दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग दे कैन बी होमोपॉलीमर्स एंड दे कैन बी हेटेरोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर का मतलब है ऐसी मोनोमेरिक यूनिट जो सेम है, जो अकेली रिपीट होकर पूरा पॉलीमर बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीथीन में सिर्फ इथीन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो सिर्फ ये इथीन अगर 1000 बार रिपीट हो जाए तो ये 1000 इथीन मॉलिक्यूल्स का पॉलीथीन बना सकती है, एक पॉलीमर बना सकती है। लेकिन हेटेरोपॉलीमर जहां पे एक से ज्यादा तरीके के मोनोमर्स एग्रीगेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्रोटीन्स देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर रिपीटेड टू मेक अ कंप्लीट पॉलीमरिक यूनिट। ओके, और प्रोटीन और अमीनो एसिड के बारे में मैं कल आपको डिटेल में बता चुका हूं। नाउ दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज द नेचुरल पॉलीमर। सेकेंड तरीके के जो पॉलीमर होते हैं ये होते हैं आपके सेमी सिंथेटिक, यानी आधे नेचुरल और आधे आपके सिंथेटिक। दैट्स वाई इसे लिखा है सेमी सिंथेटिक। सेमी का मतलब होता है हाफ। इट मींस दैट इट इज 50% सिंथेटिक, यानी ऑल्टरनेटिव वे में आप इसे बोले तो आप इसे बोल सकते हैं सेमी नेचुरल, यानी 50% नेचुरल। तो यहां पे क्या था, सेल्यूलोज जो कि आपका एक नेचुरल पॉलीमर है, इसको आपने क्या किया, इसको आपने केमिकली मॉडिफाई कर दिया। जैसे कि आपने बना दिया सेल्यूलोज नाइट्रेट, आपने बना दिया सेल्यूलोज एसीटेट। सो दीज यूनिट्स आर नॉट अटैच्ड टू द सेल्यूलोज इन नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म में सेल्यूलोज के ऊपर ये यूनिट्स नहीं थी। ओके, आपने ये आर्टिफिशियली लगाई हैं, केमिकल स्टेट में आपने लगाई हैं। सो बेसिकली ये क्या हुए, आपके मॉडिफिकेशंस हुए विच आर डन बाय द ह्यूमंस इटसेल्फ। So basically it is going to be a semi-synthetic polymer. Now your synthetic, 100% synthetic, which are synthesized in lab, which are synthesized by us. For example, the polythene is not present naturally. ये कोई natural compound नहीं है, ये इंसान ने खुद बनाया है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। And that's why the polythene, the polyvinyl chloride, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके कुछ important compounds हैं which are synthetic in nature. So this is the first type of classification, जहां पर आपका सोर्स के बेसिस पर आपने बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया।
द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पर अब क्लासिफिकेशन होगी। सो पहला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका लीनियर स्ट्रक्चर, यानी यहां पर जो आपका पॉलीमर होगा दोस्तों वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जस्ट लाइक दिस। सो द पॉलीमर्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन लीनियर फॉर्म। सो ये एक दूसरे के ऊपर जब आते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैक हो जाते हैं दोस्तों। ओके, सो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी रहती है, जिस वजह से इनकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक हो जाती है। ओके, सो अगर आप काफी सारे लीनियर पॉलीमर्स को ऊपर नीचे लगा दोगे, यू विल फाइंड अ वेरी स्ट्रेंथी मॉलिक्यूल विद अ वेरी गुड स्ट्रेंथ बिकॉज दे आर कंपैक्टली पैक्ड विद ईच अदर। अगर आप दो टाइल्स को ऊपर नीचे रखोगे तो आपको ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप एक टाइल रखोगे फिर एक ईंट, एक टाइल, एक ईंट, तो हैपहजार्ड वे में सारी चीजें होने लग जाएंगी। द एग्जांपल्स आर हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो आपके बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग वाले चीजें जो रहती हैं उनको बनाने में काम आती है, जैसे योर प्लास्टिक बकेट्स। जो आपकी प्लास्टिक की बाल्टियां आती है उनकी शेप बिल्कुल प्लेन रहती है, एकदम चकाचक। That is just because of the high density polythene because they are linearly arranged. Okay? पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपके घर में आपने इलेक्ट्रिसिटी के तार जरूर देखे होंगे, उनके ऊपर जो कोटिंग रहती है दोस्तों दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड कोटिंग, या फिर आप उसे पीवीसी कोटिंग भी बोलते हो। आपने जमीन पर काफी बार पीवीसी फ्लोरिंग का नाम सुना होगा। पीवीसी जो है एक फ्लोर मटेरियल के तरीके से भी यूज किया जाता है, सो दैट यू कैन गिव अ बेटर फिनिशिंग टू योर फ्लोर्स व्हेन यू आर मेकिंग अ न्यू हाउस। एंड नाइलॉन, obviously it is one of the very great polymers that is commercially very utilizable. इसके बाद आता है आपका ब्रांच्ड पॉलीमर्स। थोड़ी सी यहां पर आपकी ब्रांचिंग शो हो जाती है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ जाता है। समझ लो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर था, अब यहां पे ब्रांच आ गई और नीचे अब एक ऐसा स्ट्रक्चर है और इसमें ऐसी ब्रांच आ गई। क्या ये बहुत अच्छे तरीके से पैक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। सो जाहिर सी बात है यहां पर इस तरीके की हैपहजार्ड अरेंजमेंट हो जाएगी। समझ लीजिए मेरे पास ये फोन है, मैंने इसको ऐसे रखा और जो दूसरा फोन है इसको ऐसे रखा। आर दे पैक्ड वेल? ऑब्वियसली नॉट। जब आप बड़े वाले फोन के ऊपर दूसरा तीसरा फोन रखोगे इट इज नॉट गोइंग टू बी पैक्ड वेल। लेकिन लीनियर अरेंजमेंट में ये दोनों बिल्कुल ऐसे रखे रहते हैं, इनके ऊपर आप कितने भी फोन जचाते जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल इन देयर ओरिएंटेशन। ये बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड हैं। जैसे कि आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में मैंने आपको बताया था दोस्तों 1,4 जो लिंकेज होती है, अल्फा 1,4 लिंकेज, ये आपकी लीनियर अरेंजमेंट में काम आती है। जब आपके ग्लूकोज लीनियरली अरेंज्ड है तो वो एक दूसरे से अल्फा 1,4 लिंकेज की वजह से जुड़े हुए हैं, और जहां पर भी आपकी ब्रांचिंग हो गई दैट ब्रांचिंग इज ड्यू टू द अल्फा 1,6 लिंकेज। सो अल्फा 1,6 लिंकेज जो है आपकी ब्रांचिंग में काम आती है, और जो आपकी सेकेंड लिंकेज है अल्फा 1,4 ये लीनियराइजेशन या पॉलीमराइजेशन में काम आती है। एंड देन योर लो डेंसिटी पॉलीइथीन, इट इज ऑफ लो डेंसिटी। क्यों? क्योंकि पैकिंग ही बढ़िया नहीं हुई। तो आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हो, आप कंसेप्चुअली इसको रिलेट कर सकते हो दैट व्हाई लो डेंसिटी पॉलीथीन इज ब्रांच्ड। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है यार अच्छी पैकिंग नहीं है इसीलिए उसकी डेंसिटी कम है, अदरवाइज उसकी डेंसिटी भी वेल पैक्ड हाई डेंसिटी पॉलीथीन की तरह ज्यादा होती। देन योर बेकेलाइट एंड योर मेलामाइन विच आर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। ओके, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इनमें अरेंजमेंट पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। और इनको जब आप गरम करते हो जब आप बेकेलाइट को, तो और ज्यादा क्रॉस लिंक्स बना लेता है ये आपस में, और ज्यादा बॉन्डिंग कर लेता है, और इसीलिए इनको कहा जाता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो आपकी जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज लीनियर, द सेकंड वन इज ब्रांच्ड एंड द थर्ड वन इज क्रॉस लिंक्ड। यहां आपकी इतने सारे क्रॉस लिंक्ड बन जाते हैं, इतने सारे आपके लिंक्स बन जाते हैं, बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से अल्ट्रा स्टेबिलिटी यहां पर आ जाती है बिकॉज दीज क्रॉस लिंक्स आर नथिंग बट योर कोवेलेंट बॉन्ड्स विच गिव्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू द पॉलीमर। ये जो क्रॉस लिंक्स होते हैं बहुत एडिशनल स्टेबिलिटी देते हैं, जिसकी वजह से कुछ अनब्रेकेबल चीजें आप लोगों के सामने आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स वेरी इजी टू ब्रेक द ब्रिसल्स ऑफ योर टूथब्रश। अगर आप अपना टूथब्रश देखो तो यह वो हैंडल है जो आप पकड़ते हो, और यहां पर ब्रिसल्स बने हुए होते हैं बहुत ही पतले पतले प्यारे प्यारे, जो आपके दांतों को बिना नुकसान पहुंचाए, आपके मसूड़ों को बिना छीले हुए बहुत अच्छे तरीके से आपके दांतों की सफाई करते हैं। दीज आर वेरी डेलिकेट प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक लेकिन बहुत डेलिकेट है। और ये जो नीचे वाला हत्था है भाई साहब, ये है थॉर का हथौड़ा। ये बहुत ही ज्यादा टाइट आता था पहले, अब इसमें थोड़ा रबर ऐड करने लग गया। जो आप कोलगेट के नए टूथब्रशेस देखोगे उनमें आप देखोगे दैट इट इज
नॉट वेरी स्टिफ, बट अगर आप वीआईपी वगैरह के अगर आप पहले जो टूथब्रश आते थे अगर आप उनको देखो, डंडा बड़ा टाइट होता था, बहुत ही ज्यादा टाइट, दैट इज फॉर्म्ड अप ऑफ द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, बहुत ही टाइट प्लास्टिक्स का। ओके जो आपका बैकलाइट होता है ये आपके कुकर के हैंडल में आपको देखने को मिलता है, जो कुकर का काला सा हैंडल होता है ना, बहुत भयंकर टाइट होता है भाई साहब, और उसको तुम पिघला ही नहीं सकते। इफ यू आर गोइंग टू हीट इट, वो और प्रोफ्यूजली ब्रांच कर जाएगा, वो और प्रोफ्यूजली क्रॉस लिंक बना लेगा और वो और टाइट हो जाएगा। सो इट कैन नॉट बी मेल्टेड बैक, एक बार बन गया बैकलाइट बन गया। मेलामाइन जो है दोस्तों ये आपका अनब्रेकेबल क्रॉकरी में प्रेजेंट होता है। अगर आपके घर कोई बेचने आए हो कप्स, देखो बहन जी ये बिल्कुल कप नहीं टूटता, जमीन पे गिरा के दिखाएंगे, कप जो है बिल्कुल नहीं टूटता, इट इज अनब्रेकेबल, ऐसे करने आते हैं थोड़े बहुत प्रमोशन हमारे यहाँ तो आते हैं। आई मीन अभी तो मेरे को काफी दिन हो गए देखे, बट मैंने बचपन में देखा हुआ है। सो दोज अनब्रेकेबल क्रॉकरीज, दोज अनब्रेकेबल कप्स आर फॉर्म्ड अप ऑफ मेलामाइन। ओके और काफी सारी और भी चीजें इनकी बनती हैं, सो वो मैं आपको बताऊंगा। सो पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो सोर्स के बेसिस पे थी, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। दूसरी आपकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे थी, लीनियर, जो कि आपके अच्छे खासे डेंसिटी के होंगे, देन योर ब्रांच जिनकी डेंसिटी काफी कम होगी क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छी नहीं हुई, और तीसरे प्रोफ्यूजली ब्रांच या फिर आप क्रॉस लिंक, एक बहुत ही अच्छा टर्म रहेगा यहां पे, कोवेलेंट क्रॉस लिंक बनने से इनकी जो स्ट्रेंथ है मैक्सिमम हो जाती है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, और पीछे हमने हेटेरो और होमोपॉलीमर की भी बात की थी। ओके सो बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि पॉलीमराइजेशन आखिर हुई कैसे है, उस बेसिस पे आप इनको देखने की कोशिश कीजिए। पहली एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब एक आपका मोनोमर है, उसके ऊपर दूसरा मोनोमर ऐड होता गया, तीसरा मोनोमर ऐड हो गया, चौथा मोनोमर ऐड हो गया, कुछ रिलीज नहीं हुआ, कुछ रिलीज नहीं हुआ। सिंपल मोनोमेरिक यूनिट्स हैं आपकी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि पॉलीथीन में आपने देखा था स्टार्टिंग में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच वाज देयर, बट व्हेन इट हैज combined with other ethene molecules which are present in sideways direction, तो वहां पे जो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना ही पड़ा, क्योंकि द ओवरऑल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी इज 4 फॉर कार्बन। ओके उसका जो बॉन्ड बनाने का तरीका है वो कुछ इस तरीके का है कि 4 ही बॉन्ड वो मैक्सिमली बनाता है। सो इसे आप लोग बोलते हो एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या होगा? इफ दिस इज अ मोनोमेरिक यूनिट, इट विल बी कंबाइनिंग विद द सेकंड मोनोमेरिक यूनिट, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन, बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं, बीच में कुछ रिलीज नहीं हो रहा, यानी सिर्फ एडिशन हो रही है, चीजें मिस नहीं हो रही। क्योंकि जो आप सेकंड टाइप का मैं आपको बताऊंगा कंडेंसेशन, यहां पे चीजें रिलीज हो जाती हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपके छोटे छोटे कंपाउंड, जैसे कि आपका वाटर रिलीज हो गया, जैसा हमने कल पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में किया था। ओके दूसरा अगर आप देखें यहां पर HCl रिलीज हो जाता है, यहां पे छोटे छोटे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। So these are some molecules which are released in the reaction itself. So these are condensation reactions. यहाँ पे चीजें कंडेंस होती हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स जिनमें काफी सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जब वो फंक्शनल ग्रुप कंडेंस होंगे तो आपके एडिशनल मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। ओके सो इन एडिशन पॉलीमराइजेशन, रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स अकर, एक के बाद एक जुड़ता जाएगा। मोनोमर्स यूजुअली आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस होगी, जैसे कि आपके एल्कीन्स, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इथीन का, या फिर एल्का डाइईन्स। डाई का मतलब होता है दो और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी आप ऐसे मॉलिक्यूल्स ले सकते हो जिनमें दो अनसैचुरेशंस प्रेजेंट है, वो भी डबल बॉन्ड, दीज आर कॉल्ड एज अल्का डाइईन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, या फिर उनसे बड़े बने हुए कंपाउंड्स जिनमें बेसिकली ये प्रॉपर्टी शो की जाती है। सो इसका अगर आप एग्जाम्पल लो तो आप पॉलीथीन का ले सकते हो। अगर आप इसे बना रहे हो CH2 सो यहां पे आपने n नंबर ऑफ CH2 डाले, रिएक्शंस की कंडीशन अच्छी खासी रखी, यहां पर क्या हो जाएगा, आपकी पॉलीमराइजेशन शो हो जाएगी। सो हियर इट विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक एक बॉन्ड जो है कार्बन अब साइड वाले इथीन से बना लेगा, और n नंबर ऑफ ये जो है मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे। अब ना इसमें बीच में कुछ निकला, ना इसका कोई एडिशनल बाय प्रोडक्ट है, सीधा साधा रिएक्शन है, भोला भाला रिएक्शन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सो आप चाहे इनका देख लो, पॉलीइथीन का देख लो, आप चाहे पॉलीप्रोपीन का देख लो, आप चाहे पॉलीस्टाइरीन का देख लो, सारे रिएक्शन ऐसे ही है, एडिशन भोले भाले रिएक्शन है, एक के बाद एक सिंपल मॉलिक्यूल जुड़ता जाएगा, आपस में बॉन्ड बनाता जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो नाम ले रहा हूं पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, सारे आगे बताने वाला हूं डिटेल में। अभी सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं, कंसेप्ट तैयार कर रहा हूं आपका, जिससे आप बेहतर तरीके से इन सब चीजों को समझ पाए। कंडेंसेशन पॉलीमर्स,
यहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगी बिटवीन डिफरेंट बाय फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। वाई बाय फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल? क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप्स का दो या उससे ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि जब आपके फंक्शनल ग्रुप्स कंबाइन होंगे तभी तो आपके बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था बायोमोलिक्यूल्स में द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बना था पेप्टाइड बॉन्ड? जो आपका एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप था, दैट हैज कंबाइंड विद द NH2 ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। नाउ हाउ डज दिस रिएक्शन टेक प्लेस? द CO is combined with the NH of other amino acid। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बन गया ये था आपका पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर आप इसे बोल सकते हो अमाइड बॉन्ड। सो यहां पे CO बचा यानी कि ये OH निकल गया, यहां पे NH बचा यानी कि एक H निकल गया। दिस OH and H are combined and overall you can say when two amino acids are binding together one water molecule is released because the condensation releases some byproducts. It can be hydrochloric acid, it can be water, it can be small alcoholic molecules। so यहां पर एलिमिनेशन होती है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। ओके जैसे आपका नाइलॉन 66, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस एग्जांपल, और इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। पॉलीथीन को याद करने के लिए तो ट्रिक चाहिए नहीं, उसके नाम में ही सब कुछ है। पॉली मतलब बहुत सारे, और इथीन मतलब इथीन जोड़ते जाओ। नाइलॉन 66 में आपको 6 कार्बन के दो कंपाउंड बनाने हैं। The very first is the let's say hexamethylene diamine। इसका नाम है hexamethylene diamine। अब इसको नाइलॉन 66 क्यों बोला, इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। क्योंकि इसमें दोनों जो आप मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, जो आप कंडेंस करवा रहे हो, उन दोनों में 6 कार्बन है। पहला आपका हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। हेक्सामिथाइलिन का क्या मतलब है? CH2 यानी जो मिथाइलिन ग्रुप है ये हेक्सा है नंबर में, और डायअमीन मतलब आगे पीछे अमीन जोड़ दो। दिस इज मोनोअमीन, दिस इज डायअमीन। ये हो गया आपका हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। ओवरऑल कार्बन कितने हुए? सिर्फ 6। दैट्स व्हाई इसे नाइलॉन 66 बोला गया, क्योंकि आपके 6 कार्बन के कंपाउंड्स हैं। सेकंड कार्बन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है आपका? एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड में एक वर्ड है एसिड, तो आप क्या करो, दोनों साइड में एसिड जोड़ दो, यानी COOH और COOH आप दोनों साइड में जोड़ दो। और टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? 6। एक आपका इस एसिड में हो गया, एक इस एसिड में बचा क्या आपके? 4 कार्बन बचे, तो मिथाइलिन 4 लगा दो, ये बन गया आपका एडिपिक एसिड। यानी 6 कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स आपको तैयार करने हैं। द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज एडिपिक एसिड, नाम में एसिड है, दोनों साइड एसिड लगा दो, 2 कार्बन हो गए, बचे हुए 4 मिथाइलिन कार्बन्स ऐड कर दो। हेक्सामिथाइलिन डायअमीन यानी 6 मिथाइलिन कार्बन्स लगा दो और आजू बाजू लगा दो अमीन ग्रुप, बिकॉज इट इज डायअमीन। अब ये कंडेंस कैसे होगा? यहां पर देखो दोस्तों, CO है, ये वाला CO सीधा यहां पर आकर टपक गया। उसके बाद CH2 एज इट इज है सही सलामत, फिर ये CO जो है ये यहां पर आ गया, और इसके बाद यानी ये OH और ये OH आपको नहीं मिले इन पॉलीमर, बिकॉज ये OH जो है वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। सो यहां तो सिर्फ OH है, तो H कहां से मिला? H मिला यहां से। अब ये जो NH2 है, यहां का H जो है गायब हो गया, इस NH2 का H गायब हो गया। सो टेक्निकली आपको क्या देखने को मिलना चाहिए? यहां पर NH जो है सिर्फ ये आपका पॉलीमर में जाएगा, और वही हो रहा है। यहां पर आपका सिर्फ NH पॉलीमर में जा रहा है, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़ गए, और साथ में आपके काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए विद द with the help of this reaction, because they are the byproducts। okay, so hexamethylene diamine एक और बार रिपीट कर रहा हूं because it is very important। डायरेक्टली 1 नंबर में इसके मोनोमर्स पूछ लिए जाते हैं, और रिएक्शन तो सिंपल सी है ही। हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक एसिड को कंबाइन कर दो, सिर्फ वाटर निकालना है, तो COOH का OH ग्रुप गायब कर दो और NH2 का H गायब कर दो। बाकी सारी चीजों को एज इट इज बॉन्ड बना के जोड़ते जाओ। दिस इज योर नाइलॉन 66 एंड दिस इज द काइंड ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि इसमें चीजें एलिमिनेट हो रही हैं। चौथी जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, वो है मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर, यानी कौन सी चीज कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, उस बेसिस के ऊपर आपका यहां पर पॉलीमर बना है। द वेरी फर्स्ट इज इलास्टोमर। अब नाम में सब कुछ समझ में आ रहा है। इलास्टोमर यानी बहुत ज्यादा इलास्टिक होगा नेचर में, और इलास्टिक है इसका मतलब वीक है काफी। सो इट इज वीकेस्ट ऑफ ऑल विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ।
जो आपको चारों तरीके के पॉलीमर्स बता रहा हूं उनमें से सबसे वीकेस्ट है आपका इलास्टोमर्स, क्योंकि इलास्टोमर जो स्ट्रेच हो जाए, जिसकी अपनी रिजिडिटी नहीं है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, उसके अंदर इलास्टिसिटी है, तो इसके अंदर वीकेस्ट वांडरवाल इंटरेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके अलग अलग टाइप के रबर्स, जैसे आपका नियोप्रीन है, इससे आप रबर बनाते हो, सिंथेटिक रबर बनाते हो, ये आगे आएंगे सारे के सारे, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ब्यूना एस जो है ये भी आपका रबर है, ब्यूना एन भी आपका रबर है। सो ये इलास्टिक होते हैं और वीकेस्ट होते हैं। इनको कई बार आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए वल्कनाइजेशन करते हो। वल्कनाइजेशन मतलब आप सल्फर क्रॉस लिंक्स बनाते हो। आप क्या करते हो, ये जो रबर के लेयर्स हैं, ये जो रबर की लेयर्स हैं, इनके बीच में आप सल्फर क्रॉस लिंक्स ऐड करा देते हो। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सल्फर क्रॉस लिंक्स, क्योंकि ये जो सल्फाइड्राइड बॉन्ड है, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है दोस्तों, इसे आप लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड बोल सकते हो, बिकॉज दो सल्फर यहां पर मौजूद हैं। डाई का मतलब होता है दो और सल्फाइड का मतलब है सल्फर। सो दीज टू सल्फर्स आर लिंकिंग टू चेन्स ऑफ रबर्स। इट मींस दैट ये जो है चीजों को आपस में लाने का काम कर रही है, एंड दैट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये अब इलास्टिक को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है। सो आपके जो मोटरसाइकिल के टायर्स हैं वो भी आपके रबर के बने हुए हैं, लेकिन आप भाई चट्टान पे चढ़ा दो, कहीं भी कुछ भी कर दो, दे आर वेरी स्टिफ, दे आर वेरी रिजिड। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वल्कनाइजेशन प्रॉपर्टी। आप उनको जब वल्कनाइज कर देते हो तो ऑब्वियसली आपको रिजिडिटी और स्टिफनेस देखने को मिलती है अपने इलास्टिक पॉलीमर्स के अंदर। सो इलास्टोमर्स जो है कंपैरेटिवली वीकर होते हैं या फिर वीकेस्ट होते हैं आप कह दें, क्योंकि बाकी सारी चीज जो हम देखने वाले हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्गर। नाउ हियर कम्स फाइबर। फाइबर आपको पता है यार, फाइबर हमेशा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, चाहे वो आपके हेयर फाइबर्स हो, चाहे वो आपकी बॉडी में कोलेजन फाइबर्स हो, वो आपकी हर चीज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फाइबर का काम ही यही है कि वो आपस में इंटरवाइंड हो जाते हैं, एक रस्सी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो आसानी से टूटते नहीं हैं। इनका काम ही है रिजिडिटी, स्टिफनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सो दीज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। आई डोंट थिंक कि आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बताना पड़ेगा कि यहां पर डाइपोल्स की वजह से जो है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं, और इनमें जो है फर्दर अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग यू नो अबाउट वेरी वेल, कि हाइड्रोजन जो है दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जो होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं सॉरी, उनके साथ बॉन्डिंग करना प्रेफर करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वाटर जो है आपका कोहेसिवनेस शो करता है। आपने कभी देखा होगा कि कीड़े मकोड़े जो है पानी के ऊपर चल सकते हैं, उनकी बॉडी जो है वो उस पानी को एक मेम्ब्रेन के तरीके से यूज करके उसके ऊपर तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, दैट सरफेस टेंशन कोहेसिवनेस दैट इज प्रोवाइडेड विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी जो है ऊपर चढ़ जाता है प्लांट के अंदर, रूट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है पानी, लेकिन वो ऊपर चढ़ता जाता है चढ़ता जाता है। अभी देखो ग्रेविटी है अपना काम कर रही है, वाटर नीचे ड्रॉप होना चाहिए था टेक्निकली, क्योंकि ऊपर हमारे पास पता है मोटर तो लगी नहीं हुई है प्लांट में। तो किस तरीके से प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल आता है जो कि थोड़ी सी फोर्स प्रोवाइड करता है, बट पानी का कोहेसिवनेस का जो नेचर है वो एक मॉलिक्यूल को खींचने में मदद करता है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है तीसरे मॉलिक्यूल को खींच रहा है, एंड सो ऑन। सो द वाटर मॉलिक्यूल्स आर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कैन बी पासिंग थ्रू अ सिंगल पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो वहां पे जो जाइलम वेसल्स होती हैं उनके अंदर से प्रॉपर्ली पास हो सकता है आपका वाटर, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स strengthy property that is given by or donated by the hydrogen bond. So जो फाइबर्स होते हैं ये आपके नाइलॉन 6 में प्रेजेंट होते हैं। नाइलॉन आ रहा है नाम में, यू नो वेरी वेल, इट इज कमर्शियली इंपॉर्टेंट। टेरालाइन जो होता है, ओके, टेराइलिन जो होता है बेसिकली इट इज डैक्रॉन ऑल्सो। सो आप लोग जो है बेसिकली इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, द ट्रिक इज डेट, यानी कि डैक्रॉन जो है आपका टेराइलिन का पॉलीमर है। ओके, सो डेट से आप याद कर लो। सो डैक्रॉन नाम दिमाग में आते ही साथ में टेराइलिन भी याद आ जाना चाहिए फटाफट से। ओके, सो फाइबर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जैसा कि हमने बात की। थर्मोप्लास्टिक्स, अब थर्मोप्लास्टिक का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था, विच इज योर टूथब्रश। सो इन टूथब्रश दीज डेलिकेट प्लास्टिक स्ट्रक्चर्स आर योर थर्मोप्लास्टिक्स, बहुत ही स्मूथ प्लास्टिक, और ये जो होते हैं आपके इंटरमीडिएट होते हैं स्ट्रॉन्ग बिहेवियर में। क्यों? क्योंकि फाइबर से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता थर्मोप्लास्टिक। कहां फाइबर की रस्सी, कहां थर्मोप्लास्टिक, हल्का सा जला दो तो पिघल जाएगा,
फिर से बना सकते हो, रिमोल्ड कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो. सो इट इज वेरी डेलिकेट. तो फाइबर से इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन यार रबर से तो ज्यादा ही होगी अब. ओके, सो इट इज लाइंग समवेयर बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड बिटवीन द फाइबर्स. सो फाइबर और इलास्टोमर के बीच की प्रॉपर्टी होती है और इंटरमीडिएट होता है ये नेचर में. सॉफ्ट और हार्ड किया जा सकता है जैसा मैंने आपको बताया, यानी ओवरऑल रीशेप किया जा सकता है, ये आप आसानी से बोल सकते हैं. जैसे कि आपका पॉलीथीन, पॉलीथीन है, पिघला दो, दोबारा बना लो. जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसको पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज कर सकते हो. इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किस किस चीज के ये बने हुए होते हैं. देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अब ये जो ब्रिसल्स हैं हल्के हल्के, ये आपका अगर थर्मोप्लास्टिक है तो ये जो डंडा है जिसको पिघलाना बहुत मुश्किल है, जिसको रीशेप करना बहुत मुश्किल है, जो वन टाइम प्लास्टिक है, दैट इज योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो टूथ ब्रश से आप दोनों एग्जांपल याद कर सकते हो. थर्मोप्लास्टिक डेलिकेट, you know, smooth, and thermosetting very very cross linked, and that's why cross link अभी आपको बताया था obviously covalent bonds के बने होते हैं, and that's why they provide good strength. okay, and that's why they can't be reshaped. जैसा मैंने आपको बताया था, कुकर का हैंडल बन गया, बैकेलाइट है भाई, बार बार नहीं पिघलेगा. सिमिलरली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज द हार्ड प्लास्टिक, बन गई, बार बार कोई रीशेपिंग का लोचा नहीं है. ओके, सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बैकेलाइट एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इट इज ऑल्सो वेरी टफ. इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आपका किस तरीके से बनता है. ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक ये समझ लेते हैं. तो थर्मोप्लास्टिक जो आपका डेलिकेट था, पहले उसकी सारी प्रॉपर्टी देख लेते हैं. इट इज लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स. जो आपका थर्मोप्लास्टिक है लॉन्ग और स्ट्रेट चेन है, कोई इसमें ज्यादा प्रिफ्यूजली ब्रांचिंग पैटर्न नहीं है, इसीलिए इसको आप तोड़ के दोबारा बना सकते हो. लेकिन थर्मोसेटिंग इट इज एक्सटेंसिवली क्रॉस लिंक्ड, जिसकी वजह से इसके अंदर जो कोवेलेंट लिंकेजेस हैं बहुत सारी होती हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दोज कोवेलेंट लिंकेजेस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक देम ऑफ. ये इतनी आसानी से तोड़े नहीं जा सकते. इट इज फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन. ये एक के बाद एक ऐड होके बनते हैं, जैसा कि इनके एग्जांपल्स आपने देखे ही थे. यहां पर पॉलीइथीन सबसे कॉमन एग्जांपल है. इथीन बार बार अपने आप को रिपीट करेगा और ये बन जाएगा पॉलीइथीन. लेकिन यहां पर कंडेंसेशन होगी. एग्जांपल क्या था? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. नाम से साफ साफ पता लग रहा है कि यहां पर यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड जो है आपस में कंडेंस होंगे. सो इट इज ऑब्वियसली seem from the name itself that they are going to condense with the release of some byproducts. okay, so जो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं इन्हें आप बोलते हो चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, क्योंकि इसमें चेन बढ़ती जाती है, क्योंकि एक के बाद एक मोनोमर जुड़ता जा रहा है. लेकिन जो आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं इन्हें आप लोग बोलते हो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स. यहां पे एक स्टेप पूरा होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा, फिर थर्ड स्टेप आएगा एंड सो ऑन. सो इनका जो नाम है अलग अलग है. यहां पे स्ट्रेंथ कम होती है बिकॉज कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं है. यहां पे स्ट्रेंथ अच्छी होती है बिकॉज क्रॉस लिंकिंग है. दे कैन बी प्रोसेस्ड अगेन, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट होते हैं तो पिघलाकर दोबारा तैयार किए जा सकते हैं. इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड अगेन. वन टाइम प्लास्टिक है, बन गया. एग्जाम्पल है इसका पॉलीथीन, और इसका है इपॉक्सी रेजिन्स, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स एंड बैकेलाइट, यानी कि आपके कुकर के हैंडल वाला कंपाउंड. अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैसी कैसी होती है. पहली है आपकी एडिशन रिएक्शन, जो मैंने आपको बताया था चेन ग्रोथ रिएक्शन आप इसे बोलोगे. चेन ग्रोथ रिएक्शन क्यों बोला? पहली बात तो क्योंकि मोनोमर एक के बाद एक ऐड होते जा रहे हैं, बीच में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकल रहा. बिल्कुल सिंपल सरल इक्वेशन है यहां पे कि एक पॉलीथीन बनाने के लिए आपका इथीन मॉलिक्यूल आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, निकल कुछ रहा नहीं है, एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं. सो इट इज इंक्रीजिंग द चेन एट अ वेरी हाई रेट. These are the rapid reactions. बहुत fast reactions होते हैं, बहुत ही ज्यादा rapid, and that's why they can follow this rule. They can just polymerize themselves at a very great pace. बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पीड पर अपने आप को polymerize कर सकते हैं. So these are called as addition or chain growth polymers. क्या होता है इनमें? Addition of monomers to the growing chain which carries a reactive intermediate such as free radical or anion. अब जो आपका मोनोमेरिक यूनिट है ये कैसी है? एकदम नॉर्मल है, बिकॉज अगर आप इथीन की बात करें देन इथीन को जरूरत ही क्या है रिएक्ट करने की. ओके, अगर आप इथीन की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें देन इट इज CH2CH2. इसको जरूरत क्या है रिएक्ट करने की? अच्छा खासा स्टेबल तो है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है,
इट इज क्वाइट स्टेबलाइज्ड. इफ यू वांट इट टू रिएक्ट, अगर आप इसको पॉलीमराइज कराने के लिए रिएक्ट करवाना चाह ही रहे हो, तो आप किसी ऐसे कंपाउंड से कराओ जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है. वो क्या करेगा, इसको अपने रिएक्शन में घसीट कर ले आएगा. फॉर एग्जाम्पल द फ्री रेडिकल्स और द एनायन और द कैटायंस विच आर प्रेजेंट एज एन इंटरमीडिएट. सो जब आप रिएक्शन करवाओगे पॉलीमराइजेशन की, तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, एंड दोज इंटरमीडिएट्स आर सो रिएक्टिव कि वो जो है आपके मोनोमर यूनिट को घसीट घसीट कर खुद के पास लाते रहते हैं. नाउ अब ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना कैसे? हमारा तो मॉलिक्यूल का शुरुआत ही है जो इथीन से हुआ था, और इथीन इज नॉट रिएक्टिव जैसा कि हम लोग बता रहे हैं. स्टार्टिंग में देयर आर सम मॉलिक्यूल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन, और इनको आप लोग बोलते हो रिएक्शन इनिशिएटर्स. ओके, फॉर एग्जांपल आपके पेरोक्साइड आयंस, या फिर यू कैन डायरेक्टली कॉल इट बेंजोइल पेरोक्साइड. ओके, इसके अलावा भी काफी सारे होते हैं जैसे एसिटाइल पेरोक्साइड. सो ये जो पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स रहते हैं ये टूट जाते हैं बीच में से. समझ लो एक मॉलिक्यूल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टार्टिंग का समझ लो 1s2 है, कंप्लीट है, फिल्ड है. अगर ये टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, नाउ वन इज हैविंग 1s1, अनदर वन इज हैविंग 1s1, सो व्हाट इट विल ट्राई, द वन सेपरेटेड थिंग विल ट्राई टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, एंड द सेकंड वन विल आल्सो ट्राई टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. यानी ये अब रिएक्टिव है, क्योंकि अब ये स्टेबलाइज नहीं है. अब ये कोशिश करेंगे दूसरा कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन जुगाड़ा जाए. सो जब आप इन पेरोक्साइड्स को ब्रेक करते हैं ना, जब आप इनकी क्लीवेज करते हैं, जब आप इनको 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो आपके फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग के लिए मरे जा रहे हैं. ओके, सो ये क्या करते हैं, आपके अलग अलग मोनोमर्स को पकड़ लेते हैं, क्योंकि आपने जो रिएक्शन मिक्सचर दिया उसमें क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मोनोमर है और आपका इनिशिएटर है. सो आपका जो है ये पूरा रिएक्शन अच्छे तरीके से हो जाएगा, बिकॉज मोनोमर के अलावा कुछ है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, तो उसी से फर्दर रिएक्ट कर करके वो एक चेन तैयार करता जाएगा. सो जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, इट कैन बी अ फ्री रेडिकल जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा विच इज वेरी वेरी रिएक्टिव. इट कैन बी अ कैटायन, इसे आप लोग बोलते हो कैटायनिक इंटरमीडिएट विच इज वेरी रिएक्टिव. आप एनायनिक इंटरमीडिएट की भी बात कर सकते हो, बट इन एनसीईआरटी द केस दैट इज टेकन इज फ्री रेडिकल, और बेसिकली यही यूज होता है. काफी सारे फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स होते हैं जैसे आपके बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, लेकिन इनमें से बेंजोइल पेरोक्साइड इज द मोस्ट यूटिलाइज्ड वन. बेंजाइल पेरोक्साइड शक्ल बना के देखो भाई की, दिस इज द बेंजीन COO एंड दिस इज द बेंजीन COO, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं. अब क्या हुआ, इस बॉन्ड पर क्लीवेज हो गई. अगर इस बॉन्ड पर क्लीवेज हुई, इस बॉन्ड के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, एक यहां चला जाएगा इस मॉलिक्यूल के पास, एक यहां चला जाएगा, और हमारे साथ वही हुआ. 2 मॉलिक्यूल्स हमें किसके मिले, C6H5COO के विच आर रिएक्टिव. सो यहां पर क्या हुआ, इस तरीके से क्लीवेज हो गई. सो बेंजीन COO और ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको एक फ्री रेडिकल स्पीसीज यहां मिल गई और एक फ्री रेडिकल स्पीसीज आपको यहां मिल गई. सो द ओवरऑल नंबर इज गोइंग टू बी 2. मैंने डायरेक्ट ही दिखा दिया. यहां पर ये फर्दर आपके फिनाइल रेडिकल्स को जनरेट करते हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये C6H5 पर ट्रांसफर हो जाता है. सो इस तरीके का आपको जो है एक फ्री रेडिकल देखने को मिलता है विच इज नाउ रेडी टू बाइंड विद एनी ऑफ द केमिकल विच इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. लेकिन सराउंडिंग में क्या रखा है हमने, मोनोमर रखा है, दैट इज इथीन. सो अब ये इथीन को ही पॉलीमराइज कराएगा. सो मैकेनिज्म दिखा देता हूं आपको दोस्तों. यहां पर अगर आप बेंजाइल रेडिकल लें तो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा. दिस इज द बेंजाइल पेरोक्साइड जो हमने अभी बनाया था, जस्ट इस तरीके का स्ट्रक्चर है. यहां पर क्या हुआ था दोस्तों, ये जो बीच वाला बॉन्ड है इसमें क्लीवेज हो गई. सो हमें क्या मिला, ये जो आपका ग्रुप था ये ऐसा का ऐसा रहा, CO वैसा का वैसा रहा, O वैसा का वैसा रहा, लेकिन ये बॉन्ड टूटा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो इसके आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिले. सो इसको हम लोग क्या रख रहे हैं, इसको हम यहां पर R मॉलिक्यूल रख के चल रहे हैं. ओके, सो R मॉलिक्यूल इज हियर व्हाट, इट इज बेंजीन एंड CO. इसके ऊपर आपने ऑक्सीजन लगा दिया है और एक रिएक्टिव ऑक्सीजन आपने बेसिकली यहां पर फ्री रेडिकल दिखा दिया है. सो इसकी वजह से हम लोग जो है बेसिक रिएक्शन को समझ सकते हैं. सो यहां पर क्या हुआ, ये जब इथीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, देन दिस रेडिकल विल ऑब्वियसली ट्राई टू रिएक्ट विद दिस इथीन, और रिएक्ट करके क्या कर लेगा, ये RO जो है यहां पर जुड़ जाएगा इथीन से. यानी ये जो आपका बेंजोइल पेरोक्साइड से जो आपका
फिनाइल रेडिकल बना था, ये यहां पर जुड़ जाएगा पहले इथीन मॉलिक्यूल के साथ। दिस इज द चेन इनिशिएशन स्टेप। ओके, एडिशन पॉलीमराइजेशन की जब आप बात करते हैं तो मैकेनिज्म काफी सिंपल है। सबसे पहले जो इनिशिएटर्स होंगे जाके पहले मोनोमर के साथ बाइंड कर जाएंगे। सो अब ये जो है मोनोमर, अब ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया क्योंकि द इथीन इज ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड, इट हैज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इट रिक्वायर्स। सो ये जो आरओ है अब यहां पर बॉन्ड करके खुद तो स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो अभी भी फ्री घूम रहा है, इसको तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन ही चाहिए बाइंड करने के लिए। अब क्या होगा, अब चेन प्रोपगेशन हो जाएगी। ये जो ROCC था ये और ज्यादा इथीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर लेगा। सो 2 कार्बन थे यहां पर, अब 2 कार्बन और आ गए तो ओवरऑल 4 कार्बन हो गए आपके चेन में। लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी भी घूम रहा है बिकॉज इसको एक और रेडिकल चाहिए पेयर अप करने के लिए, वो रेडिकल इसे नहीं मिला है। देन ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ये एक और इथीन के साथ कंबाइन करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, सॉरी 6 कार्बन, 4 कार्बन थे यहां पर, 2 कार्बन से और कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल यहां पर 6 कार्बन आ जाएंगे। और इसी तरीके से 2 2 2 2 करके 1000 2000 जितने भी इनको इथीन ऐड करने हैं उतने ऐड करके उतने कार्बन आ जाएंगे इन पे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बेचारा घूमता ही रहेगा और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सारा का सारा काम हो रहा है, इस फ्री रेडिकल की वजह से ही सारे के सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। नाउ अगर आपको चेन टर्मिनेट करानी है तो कैसे कराएंगे आप लोग, समझ लो आपने स्टार्टिंग में 2 इनिशिएटर मॉलिक्यूल लिए, इनिशिएटर मॉलिक्यूल ए, इनिशिएटर मॉलिक्यूल बी। अब ये जो आपका कंपाउंड बना ये बना आपके इनिशिएटर ए से, सिमिलर कंपाउंड इनिशिएटर बी से भी बना होगा, उन दोनों को कंडेंस करा दो। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इनिशिएटर ए, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इनिशिएटर बी। दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन है जो मारा मारा फिर रहा है, ये जो है आपस में कंबाइन हो जाएंगे और जो बॉन्ड इनके बीच का टूटा था वो बॉन्ड यहां पर जनरेट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, बिकॉज सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। सो यहां पर आपका पूरा का पूरा पॉलीमर बन गया। कहानी अगर आपको बेसिक बताऊं तो इनिशिएटर हमें चाहिए स्टार्टिंग में, और जैसे ही आप लोगों के पास इनिशिएटर आएगा आप लोग क्या करोगे, कोशिश ये करोगे कि बहुत सारे मोनोमर्स उसके साथ ऐड कर दिए जाएं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी पेयर अप नहीं हुआ है, तो कितने भी आप मोनोमर डालोगे उन सबको ऐड कर देगा। और जब आप उसे टर्मिनेट कराना चाहते हो रिएक्शन को, तो एक और ऐसा कंपोनेंट ले आओ जिसके पास फ्री रेडिकल है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। दिस इज द एडिशन रिएक्शन। नाउ कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसे आप लोग बोलते हो स्टेप ग्रोथ, इसे हम बोल रहे थे चेन ग्रोथ क्योंकि चेन धमाधम बढ़ती जा रही है। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप वो भी थे शायद इसमें, हाँ। मोनोमर डिसअपियर अर्ली, अगर आप यहां पर एक कंटेनर है समझ लो जिसके अंदर आप रिएक्शन करा रहे हो, उसमें आपने मोनोमर डाल दिया है और इनिशिएटर डाल दिया है, तो मोनोमर का जो अमाउंट है वो अचानक से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अचानक से पॉलीमराइजेशन होनी स्टार्ट हो गई है और बहुत ही फास्ट हो रही है पॉलीमराइजेशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मारा मारा फिर रहा है, बहुत सारे मोनोमर्स की उसने वाट लगा दी है और अपने साथ जोड़ लिया है। सो दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज क्वाइट फास्ट। तो मोनोमर जो है आपका बहुत जल्दी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू कंडेंसेशन, यहां पर रिएक्शन काफी स्लो होता है, क्योंकि पहले एक स्टेप पूरा होगा, फिर दूसरा स्टेप पूरा होगा, फिर तीसरा स्टेप किसे बोल रहे हैं वो मैं आपको अभी जस्टिफाई करूंगा। सो इस वजह से रिएक्शन काफी स्लो हो जाता है। सो मोनोमर जो है एक कॉन्सिस्टेंट रेट पे डिक्रीज होता है। अब मतलब क्या हुआ इसका, नाइलॉन 66 को पकड़ के चलो, आपने क्या लिया, हेक्सामिथाइलिन, डायअमीन और एडिपिक एसिड, समझ लो आपने ये 2 लिया। पहले क्या होगा, हेक्सामिथाइलिन, डायअमीन और एडिपिक एसिड मिलकर बनाएंगे आपका एक नाइलॉन 66 का मॉलिक्यूल, फिर आपका हेक्सामिथाइलिन डायअमीन ऐड होगा, फिर एडिपिक एसिड ऐड होगा, फिर हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, फिर एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, फिर एडिपिक एसिड, और बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये साथ साथ निकलते रहेंगे बिकॉज इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, सो इस तरीके से पहले एक जो मोनोमेरिक यूनिट है पूरी वो जुड़ेगी हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक एसिड की, फिर एक सेकंड जो आपकी मोनोमेरिक यूनिट बनी हुई है वो उसके साथ आके जुड़ जाएगी, देन तीसरी, देन चौथी एंड सो ऑन। सो पहले एक स्टेप होगा जिसमें एक तैयार होगा मोनोमर, दूसरे स्टेप में दूसरा मोनोमर तैयार होगा, फिर ये पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है एक पर्टिकुलर रेट में, ओके, एक पर्टिकुलर पेस पे। जैसे गाड़ी स्पीड 60 की स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से आप चलाते जाओ, सेम केस इज हियर, देयर इज अ पर्टिकुलर स्पीड एट विच द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो ऑब्वियसली ये अपना टाइम जब इसका खत्म हो जाएगा तब ये अपना संन्यास ले लेंगे, पॉलीमर कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे मोनोमर जो है थ्रू आउट द रिएक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है एट अ कांस्टेंट पेस, अचानक से कम नहीं होता, एज द रिएक्शन इज स्लो। प्लस द सेकेंड रीजन इज द रिएक्शन इज स्टेप वाइज, ये मेजर रीजन है भाई। ओके,
सो यहाँ पर काफी सारे इंडिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं जिन्हें आप स्टेप्स बोल रहे हो, कि जो स्टेप 1 है ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये हो जाएगा अलग से। स्टेप 2 जो है ये आपका इंडिपेंडेंट है, अलग से हो जाएगा। स्टेप 3 इंडिपेंडेंट है, फिर ये जो आपके मोनोमर बने हैं स्टेप 1 2 3 में, फिर ये कंबाइन कर लेंगे। समझ रहे हो? इस तरीके से आपका जो है काम होगा। सो दिस इज द कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। बैकलाइट वगैरह भी ऐसे बनते हैं, डेक्रॉन भी ऐसे बनते हैं, बिकॉज दे हैव मल्टीपल मोनोमेरिक यूनिट्स। नाउ अब हम बात करते हैं मोनोमर्स के स्ट्रक्चर की। बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर मैंने यहां पे लिए हैं। पहली बात तो इस इथीन से पॉलीथीन बनने की कहानी को हम समझेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि काफी बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से गिवन नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इथीन को पॉलीथीन बना दिया, लेकिन देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीथीन जो मैंने आपको बताया था। द वेरी फर्स्ट इज गोइंग टू बी द लो डेंसिटी पॉलीइथीन एंड द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी द हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। सो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर, 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ही ज्यादा होता है दोस्तों, आपकी सोच से बहुत ज्यादा है ये प्रेशर। और कुछ ऑक्सीजन के ट्रेसेस आपको देने होंगे। इफ यू आर गिविंग दिस 3 कंडीशंस तो आपका पॉलीथीन बन जाएगा। सो लो डेंसिटी पॉलीथीन, सिंस इसकी डेंसिटी बहुत कम है तो ये कुछ इंसुलेशंस में यूज होती है। ये स्क्वीज बॉटल्स जो होती हैं, रेल नीर आप सबने पिया होगा, बिस्लरी की जो बॉटल्स आती हैं, कचकड़ा जिसे आप बोलते हो, ये जो प्लास्टिक डिस्पोजल्स आते हैं, वो जो आपका हल्का प्लास्टिक होता है, दैट इज बेसिकली लो डेंसिटी पॉलीथीन। कुछ हल्के फुल्के टॉयज और जो फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं। अब पाइप 2 तरीके के होते हैं दोस्तों, एक जो खेतों में चलते हैं, काले कलर के मोटे पाइप, ओके, जिनमें आप बहुत ज्यादा प्रेशर का पानी निकाल सकते हो, दीज आर हाई डेंसिटी पाइप्स। एंड सम लो डेंसिटी पाइप, जो घर में आपकी नलकी आपने घुमा के फोल्ड करके रख दी, उसमें स्टिफनेस बहुत कम है। उसमें स्टिफनेस उतनी ही है कि हाँ यार काम चल जाए, पानी उसके अंदर से पास हो जाए, लेकिन आप उसे फोल्ड करके पैक करके रख सकते हो। आप जो खेतों में पंप लगे होते हैं लंबे लंबे, उनको फोल्ड करके नहीं रख सकते बहुत आसानी से, ओके, बिकॉज दे आर स्टिफ। सो जो खेतों वाले पंप है, दीज आर हाई डेंसिटी प्लास्टिक, एंड जो आप घर में यूज करते हो नलकी, दैट इज बेसिकली द लो डेंसिटी प्लास्टिक। सो यहां पर लो डेंसिटी प्लास्टिक अगर आप बना रहे हो तो बेसिकली टेम्परेचर आपका 350 से 570, विच इज क्वाइट हाई, क्योंकि हाई डेंसिटी पॉलिथीन बनाने में इतना टेम्परेचर नहीं लगता। 333 से 343 केल्विन पे काम हो जाएगा। 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज वेरी हाई। हाई डेंसिटी पॉलिथीन को बनाने में 5 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर, और यहां पे आपने डाला है TiCl4 और C2H5 होल थ्राइस और एल्यूमिनियम का ये कंजुगेट कंपाउंड है, जिसे आप लोग बोलते हो जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ओके। मुझसे ज्यादा ही आती होगी यार, तुम्हें केमिस्ट्री पता ही होगा तुम्हें, आई थिंक। जिगलर नाटा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होते हैं, जैसे जिगलर नाटा हो गया आपका, राने निकल हो गया, वेरी एक्सटेंसिवली यूज्ड, ओके। सो लो डेंसिटी पॉलीथीन, 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका 350 से ऊपर आपको टेम्परेचर चाहिए, 350 से 550 के बीच, ओके। 570 अगर ना याद हो, अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हो, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 333 टू 343 है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन के केस में, और आपका 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। बकेट जो बनती है एकदम बिल्कुल स्लिम ट्रिम झकास, अच्छे प्लास्टिक की। डस्टबिन बनाते हो आप लोग, पाइप बनाते हो खेतों वाले, और बॉटल ये नहीं बना रहे आप लोग रेल नीर, स्क्वीज बॉटल नहीं, सिपर बॉटल्स जो कि आप यूज करते हो जिम में, बहुत स्टाइलिश अच्छे प्लास्टिक की एकदम टकाटक, वो वाली बना रहे हो आप लोग। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉलीमर इज पॉलीप्रोपीन। सो यहां पर आपका इथीन जो था उसकी जगह आपने प्रोपीन लगा लिया। फर्क क्या है, प्रोप इन, इन का मतलब आपका डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। प्रॉप का मतलब मिथ इथ प्रॉप, यानी 3 कार्बन का कंपाउंड, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, एज सिंपल एज दैट। वही आपने TiCl4 और एल्यूमिनियम का कंपाउंड डाला, यानी जिगलर नाटा आपने कैटलिस्ट डाला। यहां पर ये जो डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इन कार्बन को अब और भी साइड में बॉन्ड बनाने हैं, एंड दिस इज योर पॉलीप्रोपीन, ओके। टॉयज बनाने में काम आता है, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, ओके। रोप बनाने में काम आता है, बट रोप में इसको यूजुअली पॉलीप्रोपीन को यूज नहीं किया जाता। फाइबर्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, कारपेट फाइबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जिसके लिए यूज किया जाता है, एंड टॉयज, ओके, बिकॉज कमर्शियल प्लास्टिक जो है उसके तौर पे आप इसे यूज कर सकते हो। देन स्टाइरीन, स्टाइरीन में क्या हुआ दोस्तों, स्टाइरीन में आपका बेंजीन है, यहां पे थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, इस रिंग के ऊपर आपका लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका स्टाइरीन। अब यहां पे आपने फ्री रेडिकल डाला, दैट इज योर फिनाइल रेडिकल, जो आपने बेंजोइल पेरोक्साइड की क्लीवेज से बनाया था, वो फ्री रेडिकल अगर आप यहां पे डालेंगे
तो यहाँ पर क्या होगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना दो, यहाँ पे आपके सिंगल बॉन्ड्स फर्दर लगा दो और नीचे लिख दो N, ये है आपका पॉलीमराइजेशन। सेम केस यहाँ पे हुआ, डबल बॉन्ड का आपने सिंगल कर दिया, आजू बाजू बॉन्ड्स लगा दिए, नीचे आपने N लिख दिया, दिस इज पॉलीमर। एडिशन में तो यही करना है ना यार, कुछ चीज निकल नहीं रही, कोई चीज कंडेंस नहीं हो रही, जो आपका मोनोमर है वही पॉलीमर है, डबल का सिंगल बॉन्ड कर दो, दैट्स इट। सो स्टाइरीन का आपका बन गया है पॉलीस्टाइरीन। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है रेडियो और टीवी कैबिनेट्स में। जो पुराने टीवी आते थे बहुत ही मोटे मोटे से, ओके, जो पापा जी के जमाने पे आते थे हमारे, मोटे मोटे टीवी, उनके जो कैबिनेट्स थे या जो रेडियो के जो कैबिनेट्स होते थे हार्ड प्लास्टिक के, दे आर बेसिकली पॉलीस्टाइरीन, ओके। और इट इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। सो काफी सारे यू नो इलेक्ट्रिसिटी के जो अप्लायंसेस होते थे, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स रहते थे, उनकी कोटिंग में पीवीसी का एक ऑल्टरनेटिव है ये, बट पीवीसीज आर मच बेटर। सो पीवीसी कोटिंग की जाती है यूजुअली आपके वायर्स के ऊपर, लेकिन सिंस इट इज अ वेरी गुड इंसुलेटर, इसकी भी कोटिंग करी जा सकती है। टॉयज बनाने में भी ये लाभदायक है। नाउ पॉलीहेलो ओलेफिन्स, ये कैटेगरी है एडिशनल पॉलीमर्स की। पॉलीहेलो, हेलो मतलब हेलोजन्स, यानी कि आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एस्टेटीन आपका सबसे लास्ट में है, रेडियो एक्टिव है, यूजुअली यूज नहीं करते हम लोग। फ्लोरीन, क्लोरीन की बेसिकली बात करेंगे, जैसे कि टेफ्लॉन की जब आप बात करेंगे तो वहां पे फ्लोरीन आ जाएगा। पीवीसी की जब आप बात करेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी क्लोरीन वहां आ जाएगा। सो ओलेफिन्स का मतलब रहता है दोस्तों इथीन मॉलिक्यूल, या ओलेफिन, इथीन नहीं बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। सो अल्कीन मॉलिक्यूल को आप लोग ओलेफिन्स बोलते हैं। इस अल्कीन पे अगर आपने लगा दिया हेलोजन, देन इट विल बिकम हेलो ओलेफिन या हेलो अल्कीन। जैसे आपने यहां पर लगाया CH2 यानी आपका इथीन था, एक एच हटा के आपने क्लोरीन लगा दिया, इसे आपने बोला विनाइल क्लोराइड, यानी विनाइल पोजीशन पर आपने क्लोरीन अटैच कर दिया। आपने यहां पर डाला पेरोक्साइड रेडिकल, और यहां पे आपने क्या किया, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाया, आजू बाजू दो बॉन्ड्स बनाए, ओवरऑल N लगा दिया, और वही कहानी यहां पर है। इसे आप लोगों ने बोला पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है फ्लोरिंग करना और वायर को कोट करना। वायर की जो कोटिंग होती है उसे बनाना। हैंडबैग्स आप बना सकते हो, अफोर्डेबल रेनकोट्स आप लोग बना सकते हो, बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है, रेनकोट बनाने से मना नहीं करता, बच्चों की हेल्प करता है। सो पॉलीविनाइल क्लोराइड मेजरली यूज्ड इन न्यू फ्लोरिंग, जो टाइल के ऊपर आपकी फ्लोरिंग होती है। अभी तो फिलहाल लोग वुड फ्लोरिंग करवाने लग गए, बट काफ़ी लोग पीवीसी फ्लोरिंग को बहुत महत्व देते हैं, बिकॉज नॉन डिग्रेडेबल रहती है यार, आराम से यूज करो, स्क्रैच प्रूफ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इट इज गुड, ओके। नाउ इट इज टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन में आपका आया है TE, जिसका मतलब है टेट्रा। सो ये जो TE है ये टेट्रा से लिया हुआ है, और FL इज द एब्रीवेशन ऑफ फ्लोरीन। अगर आप स्टार्ट करेंगे फ्लोरीन को लिखना तो FL आपको मिलेगा, यानी कि टेट्रा फ्लोरीन इसमें प्रेजेंट होता है, यानी 4 फ्लोरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। सो आपको करना क्या है, इथीन में जो CH2 था उसके H2 हटाकर लगाना है आपको F2, यानी ऑल द हाइड्रोजन्स आर सब्स्टिट्यूटेड विद फ्लोरीन इन दिस पर्टिकुलर केस। सो ये आपका मोनोमर है टेफ्लॉन का। सो टेफ्लॉन का मोनोमर नाम से ही याद कर लो, TE फॉर टेट्रा, FL मींस फ्लोरीन, यानी 4 फ्लोरीन का जो कंपाउंड है वो आपका टेफ्लॉन बनाएगा। यहां पर आपने फ्री रेडिकल डाला, विच इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस NH4 ट्वाइस H2O8। यहाँ पे सल्फर रेडिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सल्फर रेडिकल्स यहाँ पे जरूरी रहते हैं फ्री रेडिकल के फॉर्म में, परऑक्साइड से भी आप लोग कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या बना, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दो, आजू बाजू एक एक बॉन्ड लगा दो, ओवरऑल N लिख दो, यही कहानी है। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हुआ, कार्बन ने एक एक बॉन्ड और बनाया, N साइड में आ गया। एडिशन पॉलीमर्स बहुत फालतू बातें हैं, जो मोनोमर है वही पॉलीमर है, एज सिंपल एज दैट। बस डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करना है, कार्बन के एक एक बॉन्ड और बनाने हैं और N लगा देना है, खत्म। सो यहाँ पे ऑयल सील गास्केट्स जो होते हैं बेसिकली तेल वेल को रोकने के लिए, एंड नॉन स्टिकी पैन कोटिंग्स, टेफ्लॉन। काफी बार जब आप सुनते हैं नापतोल वगैरह टीवी पे तो बताते होंगे हाँ भाई इस पे टेफ्लॉन कोटिंग है, इसके ऊपर जो है बेसिकली आपका खाना नहीं चिपकता। अगर आपकी मम्मी आप लोगों के लिए डोसा बनाती है और परेशान हो जाती है क्योंकि आपका डोसा चिपक जाता है, तो टेफ्लॉन कोटेड हमारा जो है तवा लीजिए, बिकॉज बहुत ही अच्छा रहेगा वो, और अच्छा रहता भी है, लेकिन इतना बोलने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल भी बोल सकते थे, ओके। देन पॉलीएक्राइलेट्स, यानी यहां पर आपके एस्टर होंगे एक्राइलिक एसिड के, विच इज दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके 2 पॉलीमर्स है वो है पैन, दैट इज ओके। पैन जो है आपका यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप ऑर्लॉन भी बोलते हो। ऑर्लॉन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वूल का सब्सटीट्यूट है,
जहां पर आपको वूल यूज नहीं करनी, वहां पर आप लोग जो है पैन यूज कर सकते हो या ऑर्लॉन यूज कर सकते हो। सो इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वुल, यानी कि अगर आपको चद्दर बनानी है या फिर अगर आपको ब्लैंकेट बनाना है, अगर आपको कुछ भी बनाना है जो आप वूल से बना रहे थे स्वेटर वगैरह, तो आप लोग जो है ऑर्लॉन से भी बना सकते हो। ओके, यहां पर आपका बेसिक कंपोनेंट क्या है, CH2CHCN, यानी कि यहां पर आपका CN ऐड हो गया है और आपने यहां पर पेरोक्साइड रेडिकल डाल दिया है एज एन इनिशिएटर। सो यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और दो बॉन्ड्स बनाकर एंड में N लगा दो। ओके, सो ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सो दिस इज पैन और ऑर्लॉन, जो कि आपका वूल का सब्सटीट्यूट है। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कमर्शियली, क्योंकि वूल जो है काफी लोगों को एथिकल इश्यूज होते थे कि हाँ यार शीप वगैरह को आप लोग जो है हार्म करते हो। ओके, और आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली यू शुड फाइंड अ सब्सटीट्यूट फॉर वूल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज PMMA, पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट। ओके, यानी काफी बार यहां पर मिथाइल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा और एक्राइलेट ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होगा। सो कार्बन जो है इसके चारों ओर मिथाइल लगा दो सबसे पहले तो। ओके, सो दिस इज मिथाइलिन, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो मिथाइल ग्रुप जो कि COO से अटैच्ड है। ओके, सो पॉली मिथाइल मिथ क्यों लिखा गया अब आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज देयर आर मल्टीपल मिथाइल ग्रुप्स। ओके, तो यहां पर आपने बंजोइल पेरोक्साइड जो है डाला एज एन इनिशिएटर 393 केल्विन टेम्परेचर पे। अब डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करना है यहां पर, और ये जो कार्बन है इसको आप एडिशनल एक बॉन्ड बना के और यहां पर N लिख सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी द पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे PMMA जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप ट्रांसपेरेंट चीजें बना सकते हो जो कि आपको बहुत स्टिफ भी चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, जैसे कि आपकी ज्वेलरी हो गई ट्रांसपेरेंट ज्वेलरी जो कि हीरे मोती जैसे दिखती है। देन आपके लेंसेज हो गए विच आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर। आपकी स्काईलाइट्स वगैरह हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको बताऊं तो एयरक्राफ्ट के जो जिस खिड़की पर मुंह लगा के पूरे टाइम देखते रहते हो ना नीचे पंछी वंछी, वो सारे जो एयरक्राफ्ट के विंडोज हैं, दोज विंडो पेन्स आर बेसिकली फॉर्म्ड अप ऑफ PMMA। सो विंडो पेन बोलते हो आप लोग उनको, यानी खिड़की के जो शीशे हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली शीशे, दे आर फॉर्म्ड अप ऑफ PMMA। okay okay all right, so these are the polyacrylates pan and PMMA। अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात कर ली जाए थोड़ी सी। सो स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड इन्हें क्यों बोला, क्योंकि यहां पर अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, मैं चार्जिंग लगा लेता हूं यार, एक सेकंड। ओके, यहां पर आपका अमाइड अमाइड ग्रुप, सॉरी अमाइड ग्रुप बोल दिया मैंने, अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अगर ओवर हियर। हाउ, जैसा आपने पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड बनाया था CONH, द सेम केस विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। ओके, सो यहां पे CO और NH वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, जैसे कि आपका नाइलॉन 66। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज डायअमीन। ओके, दो अमीन है यहां पर, सो यहां पे 6 लगाना भूल गए हम लोग। हेक्सामिथाइलिन डायअमीन है ये, और एडिपिक एसिड है ये। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और बीच के 4 कार्बन, यानी कि आपके 6 कार्बन यहां पे भी हो गए, इसीलिए इसे बोला गया नाइलॉन 66, क्योंकि दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स है आपके 6 कार्बन के। ओके, 553 केल्विन टेम्परेचर दिया और हाई प्रेशर दिया, तो यहां पर आपका क्या हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से कंबाइन हो गए। बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, बस यहां से आपका OH निकाल दो, यहां से आपका H निकाल दो। सो दिस वाटर इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। अगर आपका यहां पे कोई फर्दर मॉलिक्यूल जुड़ता है तो ये वाला H रिमूव हो जाएगा, यहां पे फर्दर कोई और मॉलिक्यूल जुड़ता है तो ये वाला OH भी रिमूव हो जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, सो H2Os विल बी रिमूव्ड एंड नाइलॉन 66 विल बी फॉर्म्ड। सो शीट्स जो है बनाने में काम आता है आपका नाइलॉन 66। ब्रिसल्स बनते हैं आपके टूथब्रश के या फिर किसी भी चीज के। अगर आपको पतला डेलिकेट फाइबर चाहिए कोई, देन यू कैन यूज नाइलॉन 66 एंड इट इज ऑब्वियसली क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द टेक्सटाइल पर्पस। ओके, नाउ नाइलॉन 6, इसमें एक ही 6 है सिर्फ। सो यहां पर क्या होगा आपका, कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर। कैप्रोलैक्टम कैसा होता है दोस्तों, एक आपका NH ग्रुप प्रेजेंट है। NH ग्रुप क्योंकि मैंने आपको बताया दीज आर पॉलीअमाइड्स, तो यहां पर अमाइड बॉन्ड तो बनता ही है। इसके साथ साथ क्या हुआ दोस्तों, यहां पर आपका CH2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, यहां पर आपका CH2 प्रेजेंट होगा, यहां पर CH2 प्रेजेंट होगा, यहां पर CH2 प्रेजेंट होगा, यहां पर CH2 प्रेजेंट होगा, और यहां पर जो है आपका C प्रेजेंट होगा और O। सो कार्बन कितने हुए आपके, 1 2 3 4 5 6
और ये जो 7 है ये आपका नाइट्रोजन है, यानी ओवरऑल कार्बन आपके 6 ही हुए कैप्रोलैक्टम में, इसीलिए इसको नाइलॉन 6 बोला। सो जब आप अच्छा खासा टेम्परेचर देते हो और वाटर की प्रेजेंस में इसे तोड़ने की कोशिश करते हो तो क्या बनता है, यहां पर जो है CO, ओके आपको दिख जाएगा CO कहां से आया, ये वाला जो CO था ये सीधा सीधा यहां पर आ गया। कहने का मतलब है, देखो इस चीज को छोड़ दो अभी, कहने का सिंपल सा मतलब ये सीखो कि जो आपका गोल चेन है उसको देखो और जो पॉलीमर बना है उसको देखो। गोल आपकी जो चेन थी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लीनियर फॉर्म। हाउ, ये जो आपका CO था ये यहां पे आ गया, ये जो आपका कार्बन समझ लो, इसको कार्बन नंबर दे दो 1 2 3 4 5, ये पांचों कार्बन CH2 यहां पे चले गए और आपका जो NH था ये यहां पे चला गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका N आगे लग जाएगा। एज सिंपल एज दैट। नाम आपको याद रखना है सिर्फ, नाइलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। ओके, नाइलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। हेक्सामिथाइलिन डायमीन एडिपिक एसिड में कंफ्यूज मत होना, वो नाइलॉन 6 के मोनोमर से। ओके, सो यहां पर क्या होगा, कैप्रोलैक्टम में 7 मेंबर की आपकी रिंग है, 1 नाइट्रोजन और 6 कार्बन। CO और NH ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, CO ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है आपका और NH ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है। सो ये दोनों तो आपके हैं ही, इनके अलावा 5 CH2 मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। सो उनको आप लोग जब लीनियर फैशन में लिखोगे तो आपका पॉलीमर आपको मिल जाएगा। टायर की जो कॉर्ड्स होती हैं उनमें ये यूज होता है और फैब्रिक रोप में ये यूज होता है बिकॉज इट इज हैविंग गुड स्ट्रेंथ। ओके, नाउ पॉलीएस्टर्स, अब सीधी सी बात है एस्टर बॉन्ड यहां पे बनेगा और ये एस्टर बॉन्ड बना कैसे, क्योंकि यहां पर डाई कार्बोक्सिलेट जो है इन्होंने डायोल्स के साथ रिएक्ट कर लिया। ओके, डाई कार्बोक्सिलेट यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप थे, जैसे कि ये वाला COOH, और इन्होंने डायोल्स के साथ रिएक्ट कर लिया OH के साथ, क्योंकि सिर्फ तभी ये वाला बॉन्ड बन सकता है। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा कंपाउंड यहां पर आ रहा है एज इट इज, जब उसका H रिमूव हो जाएगा दैट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहां पर जब आप डेक्रोन की बात करते हो तो टायरिलीन साथ साथ आएगा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, डेट, डेक्रोन एंड टायरिलीन। ओके, सो डेट जो है इससे आप याद कर सकते हो। अब आपने जो है बेसिकली इसे टायरिलीन बोला क्यों, टायरिलीन में स्टार्टिंग के जो वर्ड है TER ये आए हैं आपके टेरिप्थेलिक एसिड से। टेरिप्थेलिक एसिड में क्या हुआ, आपका बेंजीन लगा हुआ है बीच में और साइड में उसके दोनों जो है एसिडिक ग्रुप है। सो दिस इज टेरिप्थेलिक एसिड। सो टेरिप्थेलिक एसिड से आपका TER आया और ये जो ईन है आपका ये आया इथाइलीन के ईन से। सो दिस इज इथाइलीन ग्लाइकॉल, यानी कि आपका जो इथीन मॉलिक्यूल था उसको आपने सैचुरेटेड करके और उसके ऊपर डायऑल ग्रुप्स लगा दिए, यानी कि 2 आपने क्या लगा दिए, बेसिकली अल्कोहलिक ग्रुप्स लगा दिए, 2 आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिए, इट विल बिकम इथाइलिन ग्लाइकॉल। ऑल का मतलब होता है अल्कोहल। ओके, एंड टेरिप्थेलिक एसिड, एसिड नाम में इसलिए है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स यहां पर प्रेजेंट है। सो अब जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, यहां से आपका H गायब हो गया है, सो यहां पर OCH2 आ चुका है, देन CH2O आ चुका है, यहां का भी H गायब हो चुका है, मतलब तो आपके जो अल्कोहल होंगे इनसे H गायब हो गया है और आपका जो कार्बोक्सिलिक है यहां से आपका OH गायब हो जाएगा और इस हिसाब से आपका जो है बेसिकली क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल साथ में बन जाएगा एंड यू कैन हैव अ लुक कि ये जो चीजें हैं साथ साथ कंडेंस हो जाएंगी। सो यहाँ पर वॉश वियर फैब्रिक्स बनाने में काम आता है, टायर कॉर्ड्स जैसे कि हमारे पिछले पॉलीमर भी थे, एंड सीट बेल्ट्स। सो सीट बेल्ट बनाना और टायर कॉर्ड बनाना ये इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है। ऑलराइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करनी है मोनोमर और पॉलीमर के नाम, बाकी आपको झमेले में ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर वगैरह आपको बनाने ही पड़ेंगे इफ इट कम्स इनटू एग्जामिनेशन, तो थोड़ा बहुत इतना कोई चेक नहीं करता। इफ यू आर शिफ्टिंग 1-2 बॉन्ड्स देन इट्स ऑलराइट, बट मेक श्योर दैट यू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द बॉन्ड्स। ओके, करेक्ट बनाने की कोशिश करो, लेकिन अभी क्योंकि टाइम कम है और अगर कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं पढ़ा है, मेक श्योर कि आपको मोनोमर्स का स्ट्रक्चर याद हो और मोनोमर्स को आप साथ साथ कंडेंस कर दो। एंड इन मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स ओनली वाटर इज गेटिंग रिलीज, तो आप उसको रिलीज कर सकते हो एंड आप डायरेक्ट कंडेंस कर दो, यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर। देन आपका ग्लिप्टल, सो ग्लिप्टल इज ऑल्सो पॉलीएस्टर। यहां पे आपका ग्लिप्टल जो बना है किस से बना है, ग्ली वर्ड कहां से आया है, ग्ली वर्ड आया है आपका ग्लाइकॉल से, यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल जो हमने यूज किया था डेक्रोन में, सेम वही इथाइलिन ग्लाइकॉल है जिसका ग्लाई वर्ड अगेन यहां पे आ चुका है।
एंड PTAL आया है आपका थैलिक एसिड से, यानी स्टार्टिंग के 4 जो है आपने अल्फाबेट्स उठा लिए. सो दिस इज द थैलिक एसिड एंड दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल. इन दोनों को आप लोग कंबाइन कर दो एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर. एंड ये जो है आपका ग्लिप्टल बन जाएगा विच इज योर पॉलीमर. ओके, सो पूरा का पूरा बेंजीन यहां पर है और ये जो CO ग्रुप है ये यहां पर है. बेसिकली आपका यहां पे ये जो आपका H है ये यहां पर रिमूव हो गया है एंड ये जो CH2OH था यहां से आपके OH ग्रुप जो है गायब हो गए. सो डिपेंड करता है कि आगे और पीछे कौन कौन है. जैसे यहां पर ये जो CO है यहां पर आपका OH नहीं दिखाया हुआ और यहां पे आपका सिर्फ H नहीं दिखाया हुआ. सो टोटली डिपेंड्स हाउ द कंडेंसेशन इज टेकिंग प्लेस एंड विच पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इज डोनेटिंग व्हाट पर्टिकुलर एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. अब ये है आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. ओके, सो आपको करना क्या है, बेकेलाइट बनाना है और बेकेलाइट बनाने के लिए जो आपका सबसे इनिशियल प्रोडक्ट बनेगा उसे आप लोग बोलते हो नोवोलैक. नोवोलैक इज यूज्ड एज पेंट एंड वार्निश. ये पेंट के तरीके से यूज होता है. नैरोलैक आप सबने सुना होगा, उससे आप लोग जो है रिलेट कर सकते हो एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नोवोलैक कंपाउंड. इसीलिए उस कंपनी का नाम जो है नैरोलैक रखा गया. इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस आप लोग अगर ये चीजें करवाते हो तो आपको जो है करेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा. सो आपने क्या किया, फिनॉल यहां पे लिया और फॉर्मल्डिहाइड यहां पे लिया. CH2O लिख रखा है, इट इज बेसिकली योर HCHO. किसी भी तरीके से आप लोग लिख सकते हो, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. फिनॉल यहां पर है. करना क्या है, यहां पर आपका जो कंपाउंड है डायरेक्टली यहां पर जुड़ जाएगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में और अलग अलग पोजीशन पर ये जुड़ सकता है. इट कैन बी attached to this position, it can be attached to 2 different positions, it can be attached to 3 alternative positions. ओके, सो ये जो आपका सिंगल पोजीशन है दिस इज मोस्ट प्रेफरेबल. और इसको जब आप एसिडिक कंडीशन में ट्रीट कराते हो तो ये जो CH2 मॉलिक्यूल्स हैं OH गायब हो जाएंगे और ये CH2 मॉलिक्यूल्स जो हैं दोनों साइड कंडेंस हो जाएंगे बिकॉज CH2 में कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, यानी 2 केसेस अभी भी बचे हुए हैं, 2 जगह अभी भी वेकेंट है, उन पे ये क्या कर सकता है, साइड ब्रांचिंग कर सकता है. सो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है दैट इज बेसिकली योर नोवोलैक इन एसिडिक और बेसिक कंडीशन. ये पेंट्स और वार्निशेस में यूज होता है और जब आप इसको फर्दर रिएक्ट करवाते हो तो आपका बनता है बेकेलाइट विच इज हैविंग एक्सटेंसिव क्रॉस लिंक्स ओवर हियर. यू नो वेरी वेल कि यहां पर देखो आप कितने सारे क्रॉस लिंक्स आपके बन रहे हैं. ओके, चारों ओर इस तरीके से आपका बेकेलाइट फॉर्म होता है which is very crucial to form the comps, the phenographic plates, okay, the switches जो आप बहुत ही हार्ड स्विचेस देखते हो अपने घर में formed up of very good plastic, those are formed up of bakelite. and your cooker handles जो कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया था, those are formed up of bakelite. so phenol और formaldehyde का डायरेक्ट रिएक्शन करवा दो, अलग अलग पोजीशन पर CH2OH ग्रुप अटैच करा दो, नोवोलैक बन जाएगा और उसके बाद आपको सिर्फ CH2 यानी कि मिथाइलिन ब्रिजेस बनानी है आपको फिर हर जगह पे. ओके, ये जो आपका पर्टिकुलर बेंजीन है इस पे आपको तीनों साइड जो है आपका मिथाइलिन ब्रिजेस बनानी है, दैट्स इट. इसको आप जितना खींच सकते हो उतना खींच दो. द डायग्राम विल लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑब्वियसली इट इज द करेक्ट डायग्राम, सो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा. नाउ मेलामाइन जो मैंने आपको बताया था अनब्रेकेबल क्रॉकरी जो दिखाते हैं कप्स जो टूटते नहीं है. सो यहां पर क्या है आपका मेलामाइन क्या होता है, 3 नाइट्रोजन 6 मेंबर की रिंग है, 3 पोजीशंस पर आपके कार्बन है, 3 पोजीशन पर आपके नाइट्रोजन है और अमीन ग्रुप्स यहां पर जुड़े हुए हैं. इसको जब आप कंबाइन कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो बेसिकली आपका इंटरमीडिएट बनेगा रेजिन. यहां पर क्या होगा आपका CH2OH जो पहले आपका फिनॉल के साथ जुड़ रहा था, इन दिस पर्टिकुलर केस फिनॉल के साथ CH2OH जुड़ रहा था. दूसरे केस में क्या होगा, मेलामाइन के केस में NH जो है यहां पर इसका H डिस्प्लेस हो जाएगा और इसके साथ CH2OH डायरेक्टली अटैच हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज योर रेजिन इंटरमीडिएट. और बाद में ये अपने आप को पॉलीमराइज करवा लेगा एंड इट विल बी कॉल्ड एज मेलामाइन पॉलीमर, जो कि क्रॉकरी में बहुत ज्यादा यूज होता है, यानी कि आपके बर्तन बनाने में अनब्रेकेबल क्रॉकरी में बहुत यूज होता है. कोपॉलीमराइजेशन मैंने आपको बताया था, होमोपॉलीमर जिसमें एक ही मोनोमर बार बार रिपीट होकर पॉलीमर बना लेता है. कोपॉलीमर जिसमें अलग अलग टाइप के मोनोमर्स आके जुड़ जाते हैं, जैसे कि आपका ब्यूना S विच इज अ टाइप ऑफ रबर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस. ब्यूना S, ब्यूना N, नियोप्रीन जो कि हमने स्टार्टिंग वाले स्लाइड में देखा था. सो यहां पे ब्यूना का मतलब क्या रहता है, ब्यूना का मतलब है ब्यूटाडाइईन. सो ब्यूटा का मतलब है ब्यूटेन यानी 4 कार्बन का कंपाउंड
एंड डाइईन मतलब दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है इसके अंदर. सो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और दो यहां पर प्रेजेंट है आपके डबल बॉन्ड्स. ओके. एंड ब्यूना एस में, एस का मतलब है स्टाइरीन, जो कि हम ऑलरेडी पॉलीस्टाइरीन में देख चुके हैं. बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2. अब इन दोनों को आप सिंपली कंबाइन करवा दो, तो जो सिंगल डबल बॉन्ड है ये एक दूसरे की प्लेस ले लेंगे. तो CH2 के बीच में डबल बॉन्ड था, यहां सिंगल लगा दो. इन दोनों के बीच में सिंगल था, ये डबल बना दो. इनके बीच में जो डबल था इसे सिंगल कर दो और आजू बाजू इसकी बॉन्डिंग करा दो स्टाइरीन मॉलिक्यूल के साथ. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. यहां पे दो डबल बॉन्ड्स थे, इसकी जगह सिंगल डबल बॉन्ड बचा है, यानी आपके पास दो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स है बॉन्ड बनाने के लिए. वो क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन में काम आ जाएंगे. ओके. सो दिस इज योर ब्यूना एस विच इज फॉर्म्ड. टायर्स में काम आता है. ओके. फ्लोर टाइल्स में काम आता है, फुटवेयर में काम आता है, एंड केबल इंसुलेशन पीवीसी के साथ साथ यूज किया जा सकता है. नाउ रबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अलग अलग टाइप के रबर होते हैं, जैसे कि आपके नेचुरल रबर्स हो सकते हैं, आपके सिंथेटिक रबर्स होते हैं, वल्कनाइज्ड रबर हो सकते हैं. सो वल्कनाइज्ड रबर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर सल्फर क्रॉस लिंक्स बनाई जाती हैं. सो ये जो आपका रबर की बेसिक चेन है, इस चेन के और इस चेन के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस आ चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सल्फर. ये जो आपकी एस लिंक्स होती हैं, ये इसे स्टिफनेस प्रोवाइड करती हैं, इसे रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि जो आपका नॉर्मल इलास्टिक रबर है वो आपका टफ हो सके. नेचुरल रबर जो रहता है ये आपका आइसोप्रीन से बनता है. सो आइसोप्रीन इज बेसिकली द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर. ये बात आपको याद रखनी है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. आइसोप्रीन क्या होता है, अल्फा मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन. ओके. यानी 1,3 ब्यूटाडाइन जो है उसके ऊपर आपने मिथाइल लगा दिया है. एंड इट इज क्वाइट वीक जस्ट बिकॉज इट इज हैविंग वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और इसीलिए रबर जो है आपका इलास्टिक होता है, क्योंकि वीक है यार ऑब्वियसली. सिंथेटिक जो रहता है ये आपका आइसोप्रीन का नहीं बल्कि नियोप्रीन का बनता है. ओके. सो यहां पर क्या है, आपका क्लोरीन कंपाउंड है जिसे आप क्लोरोप्रीन बोलते हैं. किया आपने क्या है, आपने वही ब्यूटाडाइन लिया, ब्यूटाडाइन के ऊपर आपने क्लोरीन लगा दिया. सो ब्यूटाडाइन, इसके ऊपर आपने क्लोरीन लगा दिया, इट विल बिकम क्लोरोप्रीन. ओके. इसको आपने ऑक्सीजन और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराया, देन इट विल बिकम नियोप्रीन, जो कि आपका आगे चल के बनाता है इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रबर. जो आपकी कन्वेयर बेल्ट्स रहती हैं, जो आपने देखा होगा कि यार आटा पीसने की जो चक्की रहती है उसके नीचे एक बेल्ट घूमती रहती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कन्वेयर बेल्ट. वो जो बेल्ट्स रहती हैं उनका टफ होना बहुत जरूरी है, वो आपके नियोप्रीन की बनती है. जो गास्केट होते हैं बहुत ही स्ट्रांग, और जो होजेस रहते हैं वो भी आपके बेसिकली इसके बन सकते हैं. सो क्लोरोप्रीन से आपका नियोप्रीन बनेगा फॉर सिंथेटिक रबर, एंड आइसोप्रीन इज द इंपॉर्टेंट मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर. और वल्कनाइज्ड में आप डाइसल्फाइड लिंकेज लगा देंगे. नाउ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की जरूरत क्यों है. मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके. क्योंकि नॉर्मल एंजाइम्स उन पर अटैक नहीं कर पाते, बिकॉज नॉर्मल एंजाइम्स डजंट रिकॉग्नाइज द लिंकेजेस, द कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बिटवीन द पॉलीमर्स. जो पॉलीमर्स के बीच में कार्बन कार्बन लिंकेज बन चुकी है उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. सो बेसिकली वो प्रेफरेबल नहीं होता, इसीलिए इसमें बायोडिग्रेडेबल नेचर नहीं होता. सो यहां पर आपको करना क्या है, किसी पॉलीमर को बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए यू नीड टू इंसर्ट सम सॉर्ट ऑफ लिंकेजेस इन दैट पॉलीमर, जो कि हम खुद तोड़ सकें. यानी कि समझ लो एक पॉलीमर है जिसके अंदर CC लिंकेज है. अब मुझे पता है यार ये तो टफ है तोड़ना. अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कोई ऐसी लिंकेज इंसर्ट करा दूंगा जिसको तोड़ना आसान हो, जो अपने एंजाइम तोड़ भी दे, जैसे कि अपना एस्टर लिंकेज. ओके. सो जो पॉलीएस्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एस्टर लिंकेज होती है जो हमारे एंजाइम्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और फर्दर ब्रेक भी कर देते हैं. ओके. सो मोस्ट ऑफ देम आर एलिफैक्टिक पॉलीएस्टर्स. एलिफैटिक पॉलीएस्टर्स जो है मोस्टली आपके बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ बायोमटीरियल. बायोमटीरियल मतलब आपकी बॉडी में किसी चीज को अगर ट्रांसफर करना है, समझ लो सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स जो रहती है उनमें बहुत ही ज्यादा नेसेसरी रहता है कि मेडिसिन को बहुत ही स्लो डोजेस में रिलीज किया जाए इन द बॉडी, एंड फॉर दैट यू रिक्वायर अ प्रॉपर कवर. दैट कवर शुड बी मेड अप ऑफ अ बायोमटीरियल. अगर आपने कुछ प्लास्टिक का कवर डाल दिया है तो आपकी ड्रग तो पहुंच जाएगी बॉडी तक, लेकिन समझ लो अगर वो प्लास्टिक नहीं पिघला तो. सेकेंड इंपॉर्टेंट केस, लेट से अगर ड्रग रिलीज भी हो गई तो जो प्लास्टिक आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है वो तो अक्यूमुलेट हो पाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी में कोई एंजाइम नहीं है उसके लिए प्रॉपर्ली जो प्लास्टिक को डिग्रेड कर दे. हो सकता है आपके किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन में वो चला जाए और डैमेज पहुंचाए.
So you can't use any polymer for that. Okay, you need to make some specific chemicals which can be tolerated by the body. और उन केमिकल्स को आप लोग बोलते हो बायो मटीरियल, मतलब हमारी बॉडी के कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें पता है कि हमारी बॉडी झेल लेगी. दीज आर बायो मटीरियल्स जो हम खुद सिंथेसाइज करते हैं. ओके, सो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उस ड्रग को रिलीज करते रहेंगे और वो जो कवर है जिसके अंदर आपने मेडिसिन दी थी दैट इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल. सो दैट इज ऑल्सो ईदर मेटाबोलाइज्ड बाय योर बॉडी और इट इज एक्सक्रीटेड आउट वेरी इजीली सो दैट यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ ill effects of that. For example, PHBV. PHBV क्या है आपका, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सीवेलेरेट. वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल. सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद कर लो, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सीवेलेरेट. यहां पर क्या होता है आपका 3 पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एसिड होता है. ओके, यानी ब्यूटेनॉइक एसिड 4 कार्बन और 1 एसिडिक ग्रुप. सो ये हो गया आपका ब्यूटेनॉइक एसिड. इस पे आपका 3rd पोजीशन पर लगा है हाइड्रोक्सी, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप है यहां से स्टार्ट होगा, 3 पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सिल लगा है. सो दिस इज हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एसिड. ओके, सेकेंड वन इज 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉइक एसिड. पेंटेनॉइक मतलब 5 कार्बन का. सो 1 2 3 यहां से स्टार्ट होगी, 3 कार्बन पे जो है आपका OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी 5 कार्बन के एसिड पे आपके 3rd कार्बन का OH और 4 कार्बन के एसिड पे भी आपका 3rd कार्बन पे OH. दीज आर द मोनोमर्स. और इनको आप लोग जब लिंक कराएंगे तो आपको अपना पॉलीमर मिल जाएगा विच इज द PHBV विच इज यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकिंग. यानी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट ड्रग वगैरह डिलीवर करनी है देन यू कैन यूज दैट. और ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस जो होते हैं उनको भी आप लोग यूटिलाइज करने के लिए इस तरीके की पैकिंग का यूज कर सकते हो. नाउ नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल है. सो यहां पर कहीं लिख लीजिए दिस इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल. यहां पर आप जो यूज करते हो मोनोमर्स, दीज आर अमीनो कैप्रोइक एसिड. अमीनो कैप्रोइक एसिड क्या होता है, यहां पर आपने अमीनो नाम से आपने अमीनो लगा लिया एंड कैप्रोइक सिंपली मींस आपका 6 कार्बन का एसिड. लेकिन यहां पर जो है आपका एडिपिक एसिड की तरह 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है. यहां पर आपके 5 CH2 हो गए, सो सिर्फ 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. तो टोटल हो गए आपके 6 कार्बन. सिंस इस मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है तो आपने इसको नाइलॉन 6 बोला. नाइलॉन 2 क्यों बोला, क्योंकि ग्लाइसिन प्रेजेंट है. ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. मैंने आप लोगों को बताया था कार्बन प्रेजेंट होगा, यहां पर आपका क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन. सेकेंड पोजीशन पे जो R ग्रुप रहता है वो भी आपका हाइड्रोजन रहता है. यहां पर आपका COOH, यहां पे आपका NH2. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. कितने कार्बन हुए, 1 और 2. सो 2 कार्बन है, सो इसको बोला नाइलॉन 2. 6 कार्बन है, इसको बोला नाइलॉन 6. अमीनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 पॉलीमर विच इज बायोडिग्रेडेबल. ये भी आपका यूटिलाइज किया जा सकता है एज अ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल और एज अ बायो मटीरियल. आई होप दोस्तों पसंद आया होगा. कंटेंट लिखने और बनाने में बहुत टाइम लगा और हैंड रिटन है कंटेंट, तो आप लोग जो है जहां पर स्लाइड स्टार्ट हुई है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वन शॉट को तैयार करने में, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी वन शॉट बनाए नहीं है और पिछले 2 दिन में मैंने 2 वन शॉट्स बनाए हैं, जिस वजह से मेरी छोटी छोटी वीडियो जो आती थी उनकी फ्रीक्वेंसी आना थोड़ी कम हो गई है, जो कि मैं आगे बूस्ट अप कर लूंगा. फिलहाल द मेन फोकस इज योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो अगर आप लोगों को मेहनत अच्छी लगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, मेक श्योर दैट यू हिट लाइक बटन ऑन दिस वीडियो. सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियोस को. लास्ट वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, 450 लाइक्स पे 1 डिसलाइक था सिर्फ. वैसा ही लाइक डिसलाइक रेशियो यहाँ भी मेंटेन कीजिए. इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच गाइज. जय हिंद. विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और कोई प्रॉब्लम हो तो यार मुझे बता देना. आई विल श्योरली वर्क आउट.